स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे केसेस के बारे में जिसमें कि धारा 498A को खत्म कर दिया गया। इन केसेस में कौन कौन से प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं, हम इनके बारे में भी बात करेंगे और ये केस आपके मामलों में कितने हेल्पफुल हो सकते हैं और कहाँ किस तरीके से ये आपके मामलों में अप्लाई नहीं होंगे, इन सब पहलुओं पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला केस जो है वो है मिर्जा इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इस केस में हुआ था क्या कि फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे सबको पार्टी बनाया गया था। मतलब कि फैमिली के सभी मेंबर्स के खिलाफ केस किया गया था, सबका नाम उस केस में डलवाया गया था। जब ये केस हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन जब ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि जितने भी लोगों का नाम डलवाया जाता है ऐसे केसेस में, जिन भी लोगों को पार्टी बनाया जाता है ऐसे केसेस में, उनका उसमें स्पेसिफिक रोल होना बहुत जरूरी है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि घर में फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबके द्वारा क्रुएल्टी की जा रही है। तो इसलिए अगर आप 498A का मुकदमा कर रहे हैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ, आप 498A का मुकदमा करते हैं तो उसमें उन सभी का स्पेसिफिक रोल होना बेहद जरूरी हो जाता है और इस आधार पर इस केस को खारिज कर दिया गया, 498A को खत्म कर दिया गया। दूसरा जो केस था, दूसरे केस के बारे में अगर हम बात करें तो वो है गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 2012 का केस है। इसमें स्पेसिफिक रोल हर व्यक्ति का दिखाया जाना जरूरी है, इस प्रिंसिपल को लेट डाउन किया गया। इसके पहले वाले केस में बोला गया कि स्पेसिफिक रोल होना जरूरी है और ये जो केस है गीता मल्होत्रा का केस, इसमें इस प्रिंसिपल को लेट डाउन किया गया कि जिन लोगों का भी आप नाम ऐसे केसेस में डलवाते हैं उनका स्पेसिफिक रोल दिखाया जाना जरूरी है। मतलब कि अगर आपने जो एफआईआर की है उस एफआईआर में आपने ये कहा कि सास के द्वारा मारा गया, ननद के द्वारा कुछ गलत बातें की गई, तो ये अगर आप केस करते हैं तो इसके साथ साथ आपके द्वारा सबूत भी दिया जाना जरूरी है। अब अगर आपने एफआईआर ये दर्ज कराई कि घर के सभी सदस्यों का आपने नाम डलवा दिया और आपने ये कह दिया कि सभी सदस्यों के द्वारा क्रूरता की गई है, तो केवल ये कह देना ही एफआईआर को सफिशिएंट नहीं बना देता, ये केवल सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है कि आप जितने भी लोगों का नाम केस में डलवा रहे हैं, जितने भी लोगों को आपके द्वारा दोषी बताया गया है, उन सबका उसमें स्पेसिफिक रोल भी दिखाया जाना चाहिए। मतलब उनके द्वारा आपके साथ किस तरह की क्रूरता की गई है ये भी बताया जाना जरूरी है। इसके बाद जो तीसरा केस है वो केस है रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। ये है 2005 का केस। इस केस में सिस्टर इन लॉ का भी नाम डलवाया गया था केस में, और जो जिनकी मैरिज हो चुकी थी और वो अपने मैरिज के बाद अपने ससुराल में रह रही थी, तो ऐसे सिस्टर इन लॉ, ऐसी ननद किस तरीके से क्रूरता कर सकती है जो कि उस घर में अवेलेबल ही नहीं है। जबकि घटना बताई जा रही है उस समय पर उनकी ननद अपने ससुराल में थी। तो इस तरह का अगर आप एफआईआर कराते हैं कि जबरदस्ती आप केवल अपने घर वालों को फंसाने के उद्देश्य से आपने एफआईआर कराया है, आपने जो 498A का केस किया है वो केवल अपने घर वालों को फंसाने के उद्देश्य से किया है, इसलिए उन लोगों का भी नाम आपने डलवा दिया है जो कि वहां पर मौजूद ही नहीं है। आपके घर में जो लोग मौजूद ही नहीं है उनका भी नाम डलवाया गया है। तो इस आधार पर इस एफआईआर को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि जिस सिस्टर इन लॉ का नाम डलवाया गया था वो वहां पर मौजूद नहीं थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वो उसके बाद अपने ससुराल में रहती थी। तो ये 3 केस हैं जिनमें 498A को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि आपके केस में ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर
आपके केस में भी ऐसा कोई भी पॉइंट है और आपको लगता है कि उसको आधार बना करके 498 की एफआईआर को आप क्वैश करवा सकते हैं, तो आप इस आधार पर अपनी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। एफआईआर जो करवाया गया है उसमें कुछ ऐसे सदस्यों का नाम डलवाया गया है जो कि घर में रहते ही नहीं हैं, या घर के सभी सदस्यों का नाम तो डलवा दिया गया है एफआईआर में, लेकिन उनका कोई भी स्पेसिफिक रोल नहीं बताया गया है। केवल ये कहा गया कि घर में सास, ससुर, ननद, देवर सबके द्वारा क्रूरता की गई है। तो ये क्रूरता किस तरह की गई है ये भी बताया जाना जरूरी है। अगर ये नहीं बताया गया है तो आप भी इसको आधार बना करके अपनी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। या अगर एफआईआर ऐसा है जिसमें कि कुछ ऐसी बातें की गई हैं, जैसे कि घटना स्थल की अगर हम बात करते हैं तो घटना स्थल ऐसा बताया गया है जहां पर वो लोग जिनका नाम डलवाया गया है वो मौजूद ही नहीं। जैसे कि अगर पति के खिलाफ भी अगर एफआईआर कराई गई है 498 की, और जिस डेट पे कराई गई है, जिस डेट की घटना बताई गई है, उस डेट पर पति कहीं बाहर था, तो इस आधार पर भी आप अपने प्रूफ के साथ इस एफआईआर को आप क्वैश करवा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इन सारे केसेस के बारे में जानने के बाद, इन्हें पढ़ने के बाद हम जाते हैं इनके आधार पर अपने एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए, और वहां पर हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एफआईआर जो होती है वो क्वैश नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी केस में बहुत सारे पहलू होते हैं। हम केवल आपको 2-4 बातें बता देते हैं जिनके आधार पर आपको ये लगता है कि ये भी आपके केस से रिलेट करती हैं, लेकिन उनमें और भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको देखते हुए कोई भी डिसीजन लिया जाता है, और हो सकता है कि जो पॉइंट्स हैं वो आपके केस से बिल्कुल ही मैच नहीं करते हैं। तो इसलिए हमेशा ये आपसे कहा जाता है कि आपके खिलाफ जो भी एफआईआर हुई है आप उसको खुद और अपने एडवोकेट के माध्यम से बहुत ही बारीकी के साथ उसको पढ़िए। उनके छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप ध्यान दीजिए, उनमें जो डेट दिया हुआ है उस पर भी आप ध्यान दीजिए, घटना का जो स्थान बताया गया है उस पर भी ध्यान दीजिए। और अगर ये कहा जा रहा है कि मारपीट की गई है तो मारपीट की गई तो इसका सबूत भी दिया जाना जरूरी होता है। केवल ये कह देने से कि मारपीट की गई है ये सफिशिएंट नहीं होता किसी भी एफआईआर के लिए, या किसी भी केस को बनने के लिए ये एक सफिशिएंट पॉइंट नहीं है। तो अगर किसी भी तरह की क्रूएल्टी की जा रही है तो उसका सबूत भी पास में होना जरूरी होता है। अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो भी बातें लिखवाई गई हैं उनका प्रूफ आपकी पत्नी के पास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे मामलों में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको केवल धैर्य से काम लेना है। मुकदमा हुआ है, केस हुआ है तो वो लंबा चलेगा, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कोई भी केस 1 दिन में 2 दिन में कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। उसमें जरूर थोड़ा टाइम लगता है, तो उतने टाइम तक आपको धैर्य के साथ काम लेना है। आपको केवल अपने माइंड को इतना मेकअप करना है कि हाँ आपने गलत नहीं किया है तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और जब आप ये सोचते हुए, जब आप ये पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए अपने केस को हैंडल करते हैं, अपने केस को फेस करते हैं, तो आपका ये जो भी आपके खिलाफ मुकदमा है उसका जो डिसीजन आना है वो आपके फेवर में ही आना है, और ये 100% होगा ही। तो जब भी किसी भी तरह का कोई भी झूठा केस हो आपके खिलाफ तो उसमें पूरी पॉजिटिव होकर उस केस को लड़ा करिए, और अपने फेवर में आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रूफ कलेक्ट कर पाइए उसे कलेक्ट करने की हमेशा कोशिश किया करिए। जब आप अपने माइंड को फ्री रखेंगे तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे, और समझने के साथ ही साथ आप अपने लिए खुद को सही बताने के लिए आप एविडेंस को कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सब्र रख करके किसी भी केस को फेस करना सीखिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखिए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप ये भी बताइए। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और बात पूछनी है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।